हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी या सीजी व्यापक में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, आरआई पटवारी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी ए टू जेड। ओके, तो फ्री में पीडीएफ एवं कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं आगे शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैनल से रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रूवमेंट कर सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साउंड एंड वेव से रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेगी। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताते जाऊंगी बीच बीच में, जो कि आपको एग्जाम्स में याद रखने में बहुत ही सहायता करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ध्वनि, जिसको साउंड भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, यह ऊर्जा का रूप है। इसे अनुदैर्ध्य तरंग की श्रेणी में भी रखा गया है। ओके, कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, यह एक ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर माध्यम मतलब क्या? कोई भी मीडियम। अगर हम जैसे हवा नहीं होगा हमारे बीच में, हम हमारे और आपके बीच में, तो हम एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। ओके, इसलिए इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो थर्ड पॉइंट यही है, पृथ्वी में इसका माध्यम हवा होती है। क्लियर? ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग क्या होता है? सामान्य ताप और दाब पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यदि ताप और दाब में वृद्धि कर जाए तो ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन होता है। ये आपको कूट में पूछेगा कि ध्वनि के वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं। यदि ताप और दाब में परिवर्तन किया जाए तो ओके, तो बिल्कुल होता है। ठोस क्या गया हो? ठोस वस्तुओं में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है और निर्वात में शून्य होता है। ओके, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको पूछा था कि ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है, आपको बताना है करके। देखो आज आंसर भी मिल गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश का वेग जो होता है किस में सर्वाधिक होता है और किस में नहीं होता है, ये आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए वीडियोस वाले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पहला में दिख जाएगा प्रकाश। टॉपिक का नाम है प्रकाश लाइट। प्रयोगशाला परिचारक में भी पूछा जाएगा ये, इसलिए आपको कंफर्म रूप से याद रखना है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्वनि और प्रकाश का वेग किसमें सर्वाधिक होता है और किसमें न्यूनतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है ठोस वस्तुओं में सर्वाधिक होता है और निर्वात में शून्य होता है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। सामान्य ताप में ग्रेनाइट में ध्वनि का वेग लोहे की तुलना में अधिक होता है। ये आपको याद रखना है, सामान्य ताप की बात हो रही है ना। यदि किसी वायुयान का वेग ध्वनि के वेग से कम है तो इसे सबसोनिक, तथा ध्वनि के वेग से अधिक हो तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। याद रखिए, ध्वनि का वेग कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे ये, ठीक है। तो अगर इससे कम हुआ तो उसको सबसोनिक कहेंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो सुपरसोनिक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सुपरसोनिक यानों की गति का पता करने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। ओके, मैक संख्या का प्रयोग क्यों करते हैं? सुपरसोनिक यानों की गति का पता करने के लिए। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है मैक संख्या इज इक्वल टू होता है वायुयानों या मिसाइलों की गति डिवाइडेड बाय 332 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज़ होता है मैक संख्या? वायुयानों या मिसाइलों की गति डिवाइडेड बाय 332 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे आपको स्लाइड्स दिख रही है वह मेरे हैंड रिटन नोट्स में से लिया गया है। ओके, तो ये आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। ओके, तो देखो इससे बेसिस एक न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं। प्रश्न दिया है हमारा, यदि किसी वायुयान की गति 664 है तो मैक संख्या आपको निकालना है। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल ना। आप ये नहीं कि वन लाइन फैक्ट याद कर लेगा आपका काम हो गया, ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल भी आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, मैक संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? वायुयानों या मिसाइलों की गति। हमको कितना प्रोवाइड हुआ यहाँ पे? 664 डिवाइडेड बाई कितना करना है? 332 मीटर पर सेकेंड, तो 332। ओके, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? काट फिट के 2 आ जाएगा। तो मैक संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 2। क्लियर? ब्रह्मोस की गति 2.8 मैक होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज ध्वनि के प्रमुख लक्षण में आवृत्ति देखते हैं सबसे पहले।
तो प्रति सेकंड कंपनों की गति को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। ओके, जो वाइब्रेशन होता है पर सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उसको आवृत्ति कहते हैं। मनुष्य के कान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किलो हर्ट्ज नहीं है। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, अगर किलो में लिखेंगे तो के हो जाएगा। ओके, जिसे श्रव्य सीमा कहते हैं। ठीक है, आप और हम कितने ध्वनि का सुन सकते हैं? तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। ओके, 20,000 हर्ट्ज से कम ध्वनि को अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक कहा जाता है। हाथी जो है वो अवश्रव्य ध्वनि से वार्तालाप करते हैं। देखो कितना कम ध्वनि को उन लोग सुन सकते हैं। भूकंप से निकलने वाली तरंगे इसी श्रेणी की होती है जिसे पक्षी और जानवर सुन सकते हैं, जैसे चिड़िया, गाय इत्यादि। देखो भूकंप आती है तो उसका आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जानवरों को पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। वीडियोस वगैरह में आप लोग देखे हैं ना, बस उसी की बात हो रही। क्यों? क्योंकि उन लोग इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि बिना क्षति के काफ़ी दूर तय करती है। ओके, हृदय की स्पंदन हार्ट बीट से भी अवश्रव्य ध्वनि निकलती है। अवश्रव्य ध्वनि मतलब जो हाथी सुन सकता है बहुत ही कम ध्वनि, वो हृदय की स्पंदन गति भी होती है, बहुत ही कम सुनाई देता है ना। जोर जोर से आवाज़ करते हैं क्या आप लोग का हृदय? नहीं ना। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? अवश्रव्य, अव कहते हैं ना। और 20,000 हर्ट्ज से रहेगा उसको पराश्रव्य कहते हैं। ओके, 1,000 हर्ट्ज बराबर होता है 1 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज बराबर होता है 20 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे उसका उपयोग देख लेते हैं, पराश्रव्य ध्वनि का ना उपयोग। चमगादड़ और डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक साउंड से, अल्ट्रासोनिक को बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। तो चमगादड़ और डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक साउंड से रात्रि में मार्ग तलाशते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। सोनार का देख लेते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र की निचली सतह में मानचित्रीकरण हेतु। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा। सोनार का उपयोग कहाँ पे होता है? समुद्र की निचली सतह से मानचित्रीकरण हेतु। सेकेंड है समुद्र में दबे मलबे की जानकारी। देखें आप लोग, आए दिन कुछ ना कुछ समुद्र से हमको मिलता रहता है। वो कहाँ से मिलता है? कोई समुद्र में जाकर के अंदर जाकर के पता लगाता है क्या? नहीं, वो सोनार भेजा जाता है वहाँ पे, उससे हमको पता चलता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तरंग यानी वेव्स। तरंग द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। जैसे अगर यहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ, आप तक पहुँच रहा है, तो कैसे पहुँच रहा है? वहाँ पे एक स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ओके, तरंग जो है वह दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। अभी मैंने आपको बताया था कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे होती है। चलिए आप मेरे को कमेंट करिए फटाफट। 2 स्लाइड पीछे मैंने बताया था कि ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंगे हैं, बताइए तो फटाफट। अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, अनुप्रस्थ का मतलब होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एवं कणों की गति, कंपन की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। कैसे होती है? अगर प्रवाह इस दिशा में है तो कण की दिशा कैसी होगी? ऐसा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, जिसको लंबवत कहा जा रहा है। ओके, अनुप्रस्थ में लंबवत बनता है। कौन कौन सी उदाहरण है इसका? प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य क्या होती है? इसमें ऊर्जा का प्रवाह एवं कणों का कंपन एक ही दिशा में होता है। अगर ऊर्जा इस दिशा में बह रही है तो कंपन भी इसी दिशा में बहेगा। ओके, इसलिए ये होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग होता है। नेक्स्ट इज तरंग को अन्य 2 प्रकार से वर्गीकृत करने पर ये निम्न प्रकार है, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, मतलब मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगे क्या होती है? इन तरंगों हेतु तो माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं, मतलब मैकेनिकल वेव्स, मतलब ध्वनि। ध्वनि के लिए अभी मैंने बताया कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? हवा की आवश्यकता होती है। निर्वात में आप बातचीत कर सकोगे क्या? नहीं, इसलिए ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंगे है। अयांत्रिक तरंगे देखते हैं। अयांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती। कौन सी? प्रकाश। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, नहीं होती। तब तो हमको अंधेरे में लाइट जलाते तो हमको रोशनी दिखाई देता है। ओके, देखो ये आपको आगे स्लाइड में मिल जाएगा, बट इसका मैंने पहले शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने का कोशिश किया है। आगे आपको इसका डिटेल में प्रोवाइड करूँगी। ओके, सबसे पहले इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, समझने का प्रयास कीजिए, एकदम ध्यान लगा के क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, एग्जाम्स में आपको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, तीन चार आपको किरण दे, जैसे गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, ऐसा कुछ भी दे दिया रहेगा, बोलेगा कि इसको बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य में जमाइए। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है? व्यापम का ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया है आजकल। या बोल देगा अवरक्त किरण दे देगा, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे, इसको घटते हुए वेवलेंथ पे मतलब तरंग दैर्ध्य में जमाइए। ऐसा क्वेश्चन आता है। यकीन नहीं होगा तो व्यापम के प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए, वहाँ पे देखिए, मैच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमको याद कैसे रखना है, यहाँ पे सबसे पहले सूर्य है, ये हमारा सूर्य जी है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन खींचिए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए। तो सबसे पहले बीच में आता है हमारा दृश्य तरंगे। अब दृश्य तरंगे कौन सी होती है भाई? कल के वीडियो में विबग्योर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? विबग्योर जो होता है वह क्या होता है बताइए? विबग्योर जो होता है वह इंद्रधनुष के 7 कलर्स होते हैं, जिसको दृश्य तरंगे भी कहते हैं। भाई हम कलर्स है लाल पीले, उसको देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो यहाँ एक दृश्य तरंगे होती है। ओके, इसके अगर लेफ्ट साइड आएंगे और राइट साइड जाएंगे तो हमको अदृश्य तरंगे देखने को मिलती है। क्या बोला मैंने? दृश्य तरंगे के लेफ्ट साइड जाएंगे और राइट में जाएंगे तो अदृश्य तरंगे मिलती है। ये अदृश्य, यहाँ पर भी ये अदृश्य। अब अदृश्य तरंगे कौन कौन सी होती है? गामा, एक्सरे, पराबैंगनी। क्या होती है? गामा, एक्सरे और पराबैंगनी। इधर कौन कौन सा होता है? अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे। ओके, सुनो मेरी बात। अब देखो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी अदृश्य है, ये भी अदृश्य है। इन दोनों में डिफरेंस ये है मैडम कि ये जो है मतलब 4000 एंगस्ट्रॉन्ग या 400 नैनोमीटर से कम होती है। ओके, और 7600 एंगस्ट्रॉन्ग या 7740 नैनोमीटर से जो अधिक होती है। ओके, मतलब एक ठो इधर रखा गया है कम वाले को, एक ठो ज़्यादा वाले को इधर रखा गया है। ओके, क्या बोला मैंने? गामा, एक्सरे, पराबैंगनी जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से कम होती है या 400 नैनोमीटर, दोनों में से आप एक ठो याद कर सकते हैं। जो अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे, इसकी आवृत्ति जो होती है वो 7600 एंगस्ट्रॉन्ग से अधिक होती है या 7400 नैनोमीटर से अधिक होती है। ओके, याद कैसे रखेंगे इसको कि कौन सा गामा किधर आएगा कि अवरक्त किरणें किधर आएगा? तो इसका याद रखने का सिंपल सा तरीका है, गायब असुरे। सीरियल देखते हैं आप लोग भगवान वाला? ये रोना धोना वाला सीरियल की बात नहीं कर रही हूँ, भगवान वाले जो आती हैं, असुर लोग कैसे हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। नहीं, उसी की बात हो रहा है कि गायब असुरे। कैसे याद रखेंगे? गायब असुरे, गायब असुरे, गायब असुरे। तो गा से गामा किरणें, ए से एक्स किरणें, प से पराबैंगनी किरणें, ये तीनों जो होती हैं वह 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से पीछे की होती है, मतलब अदृश्य किरणें और 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से कम वाली होती है। यह होती है असुरे। असुरे मतलब अ से अवरक्त किरणें, सु से सूक्ष्म किरणें, रे से रेडियो किरणें। ओके, यह भी एक अदृश्य किरणें हैं। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? यह जो है जमाया गया है वह बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य पर जमाया गया है। ठीक है, मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि गामा किरणें, अवरक्त किरणें या सूक्ष्म किरणें, आपको बोला जा रहा है कि बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य में जमाइए, तो चलिए जमा करके बताइए मेरे को कैसा आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा गामा किरणें आएगा। क्यों? क्योंकि गामा जो है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से नीचे है, तो नीचे वाले को सबसे पहले लेंगे। उसके बाद क्या आता है? असुरे में अ पहले आता है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला वाला सबसे पहले आएगा, अवरक्त किरणें उसके बाद आएगा, तीसरा वाला तीसरे में आएगा। समझ में आया मैं क्या बोली? हमको सिर्फ याद रखना है गायब, गायब असुरे। ओके, गामा, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे। यहाँ पे आप इसको फ्रीक्वेंसी को याद कर लीजिए, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से नीचे होगा,
7,600 से ऊपर होगा। ओके, बीच में यहाँ पे दृश्य तरंगे होती है जिसको विबग्योर कहते हैं। यह बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य पे जमाया गया है। ओके, ट्रिक पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसी को अगर हम देखो पिछले स्लाइड में क्या देखा था, बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के हिसाब से देखा था। अब मान लो बढ़ते या घटते ऊर्जा के घटते क्रम में पूछ दिए, बढ़ते क्रम में पूछे तो आप कैसे लगाएंगे। इसका भी एक ठो है कि पराबैंगनी किरणें का ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अवरक्त का होता है, फिर होता है सूक्ष्म तरंग का, उसके बाद होता है रेडियो तरंग का। ओके, पराबैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। पराबैंगनी को बोलते हैं यूवी रेस, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेस, सूक्ष्म तरंग को बोलते हैं माइक्रोवेव और रेडियो तरंग तो दीप्त तरंगे हैं। ओके, ट्यूबलाइट जो है वह 6500 केल्विन का होता है। ये आपको एक तो फैक्ट में याद रखना है। अच्छा, अब इसको हम डिटेल में देखने वाले तो सबसे पहले एक वन लाइनर में फैक्ट देख लेते हैं जिसे खोज करता है कौन कौन से है। सबसे पहले गामा किरण का देखते हैं। तो गामा किरण की खोज करता कौन है? गामा किरण को बैकरल तरंग भी कहते हैं। इसे खोज करता है हेनरी बैकरल। एग्जाम्स में आपको देखने को भी मिलता है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखें कि नहीं कैसा अभी क्वेश्चन में ऐसा वाला, बिल्कुल देखें मैडम। तो गामा किरण की खोज करता कौन है? हेनरी बैकरल है। एक्स किरण की खोज करता है विलियम रॉन्टजन। पराबैंगनी की खोज करता है रिटर। अवरक्त किरणों की खोज करता है हर्शेल। रेडियो तरंग की खोज करता है हर्ष। क्या है? गामा की खोज करता है हमारा बैकरल। एक्स की खोज करता है रॉन्टजन। पराबैंगनी की खोज करता है रिटर। अवरक्त की खोज करता है हर्शेल। रेडियो की खोज करता है हर्ट्ज। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत चुंबकी तरंगी। प्रकाश एक विद्युत चुंबकी तरंग है और सभी विद्युत चुंबकी तरंगों का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था वहाँ पे पिछले वाले वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकी तरंगें दो प्रकार की होती है, एक दृश्य होती है, एक अदृश्य होती है। अभी हमने देखा था दृश्य कौन सा? विबग्योर। अदृश्य कौन सा? वही गाये पसुरे वाला। तो दृश्य एवं अदृश्य तरंगे देख लेते हैं। वे तरंगे जिनके तरंगे हमारे दृश्य में सीमा में होने हम देख सकते हैं, जिनको देख सकते हैं उसको दृश्य तरंगे कहते हैं। यहाँ पे विबग्योर आ जाएगा। अदृश्य तरंगे कौन सा? गामा, एक्स-रे, पराबैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियोदर्शी आदि। गामा तरंगे का देख लेते हैं। इसकी खोज, गामा तरंगों को बैकरल तरंगे भी कहते हैं। इसकी खोज हेनरी बैकरल ने की थी। सभी रेडियोएक्टिव पदार्थ ये उत्सर्जित करती जाती है। ओके, गामा किरणें कहाँ से उत्पन्न होती है? रेडियोएक्टिव पदार्थ से। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम ये सब गामा किरणें उत्सर्जित करती है। यह शरीर में कैंसर का प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कैंसर के उपचार के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो गामा किरणों का। यह उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मतलब उत्परिवर्तन क्या होता है? जीनों में अचानक से आए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कोरोना कुछ अचानक से आया था नहीं, उसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन हो जाना। नेक्स्ट इज एक्स किरणें। ये क्या हो जाएगा आपका? खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी। विलियम रॉन्टजन को भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला। एक्स किरणों के प्रयोग शरीर के आंतरिक अंगों की स्थिति याद करने हेतु, परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। सामान्य लगेज की जांच हेतु एक्सरे का प्रयोग करते हैं। देखे हैं नहीं वहाँ रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स में देखे हैं बैग को कैसे जांच करते हैं? एक्स किरणों के माध्यम से करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। पराबैंगनी किरणों को देख लेते हैं, इसको भी इग्नोर कीजिएगा। इनका प्रमुख स्रोत सूर्य है। ठीक है, सूर्य से कौन सी किरणें निकलती हैं? आपको देखो इनडायरेक्टली पूछा जाता है, सूर्य से कौन सी किरणें निकलती? तो पराबैंगनी। इसके अतिरिक्त विद्युत आर्क वेल्डिंग में भी उपयोग हो जाता है। इसी खोज रिटर ने की, हमने पहले देख लिया है। पराबैंगनी किरणों के लाभदायक प्रभाव, यह विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं। यह जीवाणुनाशक तथा सूक्ष्म रोगाणुनाशक है। अच्छा, आपने एक चीज़ सुना है दादी नानी से कि बोलते हैं कि जो बच्चा होता है छोटा छोटा जन्मा हुआ, उसको क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा आधा घंटे के लिए धूप में दिखा दो या आधा घंटे के लिए धूप में बाहर निकलना चाहिए, ऐसा सुने हैं ना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ एक रोगाणुनाशक, जीवाणुनाशक होता है, क्योंकि सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलते जो कि जीवाणुनाशक, रोगाणुनाशक होते हैं। ओके, पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो
एग्जाम्पल है यूवी रेस, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव, इसका मतलब ये नहीं कि धूप में खड़ा होने बोले हैं तो जाकर के दिन भर धूप में ही खड़ा हो गए, ऐसा नहीं, उसका हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव क्या है? त्वचा में कैंसर पैदा करती है, अधिक दूर तक आंखों में पड़ने से मोतियाबिंद होने की संभावना रहती है, उत्परिवर्तन का कारण है, इमारतों को क्षति पहुंचाती है, वातावरण को गर्म करता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, ओजोन परत सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, उससे अवशोषित करती तथा परावर्तित करती है। कौन सी परत? ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। यह एग्जाम में बार बार आया है व्यापम में। कौन सी परत ऑब्जॉर्व करती है? ओजोन परत। ओके, लास्ट स्लाइड है हमारा अवरक्त किरणें। इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। गर्म वस्तुओं से उत्पन्न होती है एवं कोई भी गर्म वस्तु जिसका स्रोत हो सकती है, ये ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। ओके, इसका उपयोग देख लेते हैं। एक सेकेंड। इनका उपयोग फोहरे एवं धूल में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। ओके, फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। अंधेरे का चश्मा, नाइट विजन गॉगल्स जो आते हैं उसमें अवरक्त किरणें होती है। दागो एवं भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट की मिसाइल में जिसका उपयोग होता है। भारत की प्रमुख नाग एंटी टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, नाग और ब्रह्मोस में इसका उपयोग हुआ था। टीवी रिमोट, ये इंपॉर्टेंट है, टीवी रिमोट में जो है अवरक्त किरणें प्रयुक्त होती है। ओके, अवरक्त किरणें मतलब इंफ्रारेड, याद रखिएगा, या इसके मार्ग में आने वाली वस्तुओं को गर्म कर देती है। रेडियो तरंगे, इसकी खोज हर्ष नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे अधिक दूर तक ले जाने में जेसी बोस ने सफलता पाई थी। ओके, हर्ष ने खोज की थी और उसको आगे कौन किसने लेके जाया? जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस। मार्कोनी ने वायरलेस सिस्टम बेतार का तार इसी सिद्धांत पर करके बनाया था। यह तरंगे आयन मंडल में परावर्तित होती है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल गया? आयन मंडल में क्या होता है हमारा? रेडियो तरंगे होती है। इसका उपयोग रडार में किया जाता है, मौसम की जानकारी प्राप्त करने में, ब्लूटूथ, जीपीआरएस, वाईफाई इत्यादि में। ओके, संचार में, कम्युनिकेशन में सूक्ष्म तरंगों के परावर्तन के लिए उपग्रह सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, तो काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मेरे को वीडियो को फटाफट से कंप्लीट कराना पड़ा। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग गया तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलूँगी। एक्चुअली मेरे को अर्जेंट में कुछ काम आ गया इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। ठीक है, आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया, ज़रा सा भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। बाय बाय।